Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Aminul Khan from Assam, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से है. So that the volume of the solid obtained by revolving the area included between the curve y square is equal to x cube and x square is equal to y cube about x axis is 5 pi upon 28. हमें जो वॉल्यूम जनरेट होगा जो कि एक एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराने पर मिलेगा, वो एरिया है इन दोनों कर्व के बीच का एरिया है, इंक्लूडेड एरिया है. तो इन कर्व को हमें पहले प्लॉट करना होगा. हालांकि इसको हम रफली प्लॉट करेंगे, यानी बता देंगे आपको, लेकिन रफली यहाँ पर लिखेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि फोकस हमारा इस पे वॉल्यूम को फाइंड करने पर होगा. तो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी इसको प्लॉट करने में, बताने में, लेकिन जो हम यहाँ पर लिखेंगे कम बस. तो ये दोनों जो कर्व नज़र आ रहे हैं इनके बीच का एरिया हमको, यानी इंक्लूडेड एरिया फाइंड करना पहले. तो सबसे पहला जो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इस कर्व के इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों ही कर्व की इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं. द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व्स, दोनों कर्व्स के इक्वेशन को लिख देंगे. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब है, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे. अब हम फर्स्ट कर्व को सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें वाई में इवन पावर है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी जैसा कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसे एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा, अबव एंड बिलो सेम होगा कर्व. और यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है दोनों ही कर्व के लिए, तो ये दोनों ही कर्व ऑरिजिन से पास होंगे, एक कॉमन चीज़ तो ये है. और दूसरी चीज़ यहाँ पर फर्स्ट वाले कर्व के रिस्पेक्ट में देखें तो y का स्क्वायर है और x का क्यूब है. मीन्स यहाँ पर x अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो इसकी जो y की वैल्यू होगी वो तेज़ी से बढ़ेगी, यहाँ से ये पता चल रहा है. और दूसरा ये पॉइंट यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि y, जैसे कि हम पता है हो गया कि ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, तो ऑरिजिन से पास हो रहे दोनों कर्व. तो ऑरिजिन पर कस्ब है या नोड है, ये पता करने के लिए हम देखेंगे कि लोवेस्ट डिग्री टर्म को, यानी यहाँ पर फर्स्ट वाले कर्व में वाई स्क्वायर है लोवेस्ट डिग्री, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, और वहाँ से वाई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा निकलती हैं, क्योंकि 2 पावर का है वाई, तो 2 वैल्यू निकलना चाहिए. अगर डिफरेंट निकलेंगी तो नोड होगा. लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि वाई स्क्वायर है, उसको 0 के बराबर रखेंगे वाई स्क्वायर को, तो वाई की वैल्यू दोनों जो मिलेंगी वो 0 0 मिलेंगी और वो सेम होंगी. ऐसे केस में ये कस्ब होगा, यानी ऑरिजिन जो होगा वो कस्ब होगा, और इसलिए ये कर्व जो होगा ऑरिजिन पर इस तरीके से बनेगा, ये नोड नहीं होगा, यानी डिफरेंट टेंजेंट, डिस्टिंक्ट टेंजेंट नहीं होंगी. ये दोनों कर्व की एक ही टेंजेंट होगी, और वो होगी y इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स एक्सिस ये होगी. और इस कर्व के बारे में पहले ही बता चुके थे कि y में चूँकि इवन पावर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. जैसा कर्व ऊपर बनेगा वैसे ये नीचे भी बनेगा. और हम इसमें देख रहे हैं कि अगर y की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा क्यूब, और वैसे केस में हम इसे लिख सकते हैं y की वैल्यू को x रूट x, यानी x की वैल्यू निगेटिव अगर रखेंगे तो y इमेजिनरी आ जाएगा. इसका मतलब y एक्सिस के लेफ़्ट हैंड साइड में, यानी x जहाँ पर निगेटिव होता है वहाँ पर कर्व का कोई पोर्शन नहीं, कर्व इसी तरीके से बनेगा. ये हमने यहाँ पर कर्व को लगभग प्लॉट ही कर लिया है, और इसी तरीके से दूसरे कर्व को भी प्लॉट कर लेंगे. जैसे कि हमने बोला था कि रफली हम इसे प्लॉट करेंगे. x में इवन पावर है तो y एक्सिस के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिकल होगा, यानी y एक्सिस के जैसा लेफ़्ट में होगा वैसा राइट में होगा.
और ये कर्व ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये तो पहले ही पता कर लिया था हमने। और यहाँ पर अभी देखेंगे कि अगर जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा है तो ऑरिजिन का नेचर देखने के लिए जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, उसको जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 0 आएगी। यानी यहाँ पर जो y एक्सिस है, जो इसका इक्वेशन x बराबर 0 होता है, वो कस्प है, क्योंकि दोनों टेंजेंट की वैल्यू एक ही आ रही हैं, क्योंकि लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 रखने पर ऑरिजिन पर टेंजेंट हमें मिलते हैं। और इस तरीके से ये कर्व जो होगा यहाँ पर कस्प होगा, तो कस्प इस तरीके से बनता है। और इसमें भी हम देखेंगे कि कोई भी अगर हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा का रूट, इसे y रूट y भी ले सकते हैं। तो y की नेगेटिव वैल्यू के लिए x की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव हो इमेजिनरी, इसका मतलब y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी, कर्व नहीं मिलेगा इस तरफ। तो यानी कर्व हमने दोनों कर्व को यहाँ पर अलग अलग बना दिया है। पहला कर्व ये है y² = x³ और दूसरा कर्व यहाँ पर x=y³ मिल गया। अब इन दोनों को एक साथ बना के इनके बीच जो कॉमन एरिया है उसको देखना होगा और उसी को हमें रिवॉल्व करा के वॉल्यूम जो बनेगा उसको बताना होगा। अभी हम इनका कॉमन पॉइंट भी निकालेंगे। फ़िलहाल अभी हम रफली इसको प्लॉट करते हैं। तो कब रफली इसको बना देते हैं यहाँ पर, हालांकि अभी तक वो तो पूरा रफ था, यहाँ पर आपको ये फेयर में करना पड़ेगा। जब आप सॉल्यूशन इसका करेंगे उतनी चीज़ें जानने के बाद फेयरली इसको आप यहाँ पर कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, और फर्स्ट कर्व को यहाँ पर बनाएंगे। इस कर्व को बना रहे हैं हम, जो कि y² = x³ है। y² = x³ कर्व है यहाँ पर, ये भी y² = x³ कर्व है। और दूसरा कर्व ये है यानी x² = y³, ये वाला कर्व भी हम यहाँ पर प्लॉट कर दे रहे हैं। और ये दोनों कर्व जैसे कि क्वेश्चन में ये पता है कि ये मिलेंगे एक पॉइंट पर, क्योंकि इंक्लूडेड एरिया जो है वो हमको इंक्लूडेड एरिया, इनके बीच का जो एरिया है यही कॉमन एरिया है, तो इस के बीच में पड़ता है एरिया, दोनों में इंक्लूडेड है, इनके बीच के शामिल है दोनों कर्व में। इस एरिया को जब हम रिवॉल्व कराएंगे और वो भी एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे तो जो सॉलिड बनेगा, हालांकि हम 3D में इसको दिखाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इमेज कर लेंगे अपने इमेजिनेशन के थ्रू कि ये इसमें जो सॉलिड बनेगा, इस चीज़ को अगर हम सॉलिड माने, और ये जब एक्स एक्सिस से इतनी जितनी दूरी है उतनी दूरी पर रहते हुए चारों तरफ इसके घूमेगा, तो इस तरीके की जो एक बना हुआ है वो चारों तरफ इसके घूमते हुए जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसे माना कि सॉलिड करते जाएं, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इससे हालांकि डायरेक्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए हम क्या करें कि ए पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, और जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर गिरता है उसे एल कह देंगे, और इस पॉइंट को हम बी नाम दे दें और इस पॉइंट को सी दे दें। एक्चुअल में हम ऐसा करेंगे कि हम लोग फार्मूला ये जानते हैं कि किसी एक्सिस के अबाउट किसी कर्व को जब रिवॉल्व कराते हैं तो जो सॉलिड बनता है उसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला। तो जब ये घूमेगा तो ये वाला कर्व घूमेगा, जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, तो वो सॉलिड बनेगा, उसमें से हमें इतना वॉल्यूम जो होगा वो माइनस करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इस वाले कर्व के नीचे। यानी ये वाला कर्व जो है इक्वेशन नंबर 1 से हमने अगर डिनोट किया है, इक्वेशन नंबर 1 से जो डिनोट किया वो तो ये वाला कर्व है, सॉरी, और इक्वेशन नंबर 2 से जो कर्व ये वाला डिनोट किया है वो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट किया है, वो ये वाला इक्वेशन 2 से कर्व है। तो इक्वेशन 2 से जो कर्व डिनोट किया है उस को जब हम रिवॉल्व कराएंगे यानी इस वाले के अबाउट घुमाएंगे तो सॉलिड मिल जाएगा, लेकिन उस एक्स्ट्रा में मिल रहा है इतना, जो कि ALOCA एरिया को एक्स्ट्रा में घुमाने पे मिल रहा है। तो इस एरिया को माइनस कर देंगे, यानी वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, जब रिवॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो हमें सिर्फ इस एरिया को रिवॉल्व करा के ही हमें फाइंड करना है।
इसमें दूसरी दिक्कत आ रही है अभी लिमिट की। तो लिमिट क्या हो गई, ये सामने फिगर से पता चल रहा है कि ये शुरुआत हो रही है यहाँ पर, यानी x = 0 शुरुआत हो गई। और यहाँ पर देख लेते हैं a पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी। वो अभी हम दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो कॉमन पॉइंट निकल आएंगे, वहाँ से सिर्फ x की वैल्यू की ही ज़रूरत होगी। तो x की वैल्यू निकाल के लिमिट लगा के हम इसका वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो v यानी y x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन से y को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हम x की वैल्यू को निकाल सकें। तो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ पर हम y की ये जो वैल्यूज़ हैं आपस में इक्वेट कर देंगे। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि हम इस तरफ 3 पावर कर दें और इसकी पावर 2 कर दें, तो 6 पावर हो जाएगी, आपस में इक्वेट कर देंगे, फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर अगर हम 1 को दोनों साइड 3 पावर करते हैं तो y² का क्यूब हो जाएगा, इधर x³ तो था ही पावर, होल पावर 3 हो जाएगी, नहीं y की पावर 6 हो जाएगी और x की पावर इधर 9 हो जाएगी। इसे एक नया इक्वेशन 3 डाल देंगे और फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में आ जाएंगे और उसमें पावर 2 कर देंगे, तो x² का स्क्वायर हो जाएगा और y³ का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो x की पावर तो 4 हो जाएगी, y की पावर ये 6 हो जाएगी। हमें y की पावर को ही y को चूँकि एलिमिनेट करना था तो y को इक्वेट कर लिया। तो जब y की पावर इक्वल है तो x की पावर भी इक्वेशन नंबर 3 और 4 से इक्वेट कर देंगे। तो x की पावर 4 और x = 9 इक्वल होगा। इसको एक साइड कर लेंगे तो हमें x⁴ - x⁴ 9 = 0 मिल रहा है। x⁴ को कॉमन लेने पर 1 - x⁵ मिलेगा बराबर 0। अब x⁴ को जब 0 में रखेंगे तो इससे हमें x की वैल्यू 0 मिलेगी। जब हम 1 - x⁵ को 0 के बराबर रखेंगे तो x⁵ से x की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से हमें x की 2 वैल्यू मिली, 0 और 1, और वही 2 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू 1, तो x = 1 यहाँ रख दें। लिमिट हमारी यानी पता चल गई है, मालूम हो गई। अब हमें जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना है उसके लिए फार्मूला यहाँ पर लिखना होगा। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ एरिया, यानी किस एरिया को हम रिवॉल्व करा रहे हैं। हम एरिया को रिवॉल्व कराएंगे पहले OLABO, इस एरिया को यानी OLABO एरिया को रिवॉल्व कराएंगे। फिर उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ एरिया। ये एरिया है OLACO। अब हम अगले पेज पर ये जो वॉल्यूम पहला लिखा था उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला तो आपको पता ही है कि इसका फार्मूला तो πy² dx ही होगा, क्योंकि एक्सिस के अबाउट दोनों के लिए सेम होगा। बस दोनों के लिए y की वैल्यू चेंज होगी और x की वैल्यू, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं कि x की वैल्यू दोनों के लिए x = 0 to 1 ही रहेगी। तो इस वाले में देखिए कि ये वाला जो है कर्व इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है। ये वाला कर्व जो है इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है, जिसका ये पोर्शन भी इधर जा रहा है। ये था इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है, जो कि x² = y³ है। यहाँ से हम y² की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y² की वैल्यू को फाइंड तब कर पाएंगे जब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकालें। तो जब हम y निकालेंगे तो 3 पावर इधर हट के x की पावर जो होगी वो 2/3 हो जाएगी और 2/3 यहाँ पर हम रख देंगे अगली स्टेप में। यानी इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 से लिखना होगा और यहाँ पर जो y की वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 1 से लिखना होगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू को फाइंड भी कर लिया है।
जो x की पावर 2/3 आई है, लेकिन उसका y का स्क्वायर है यहाँ पर dx। और अगले पेज पर ये हमने कहाँ सॉल्व किया था, और माइनस 0 to 1 पाई, और इक्वेशन नंबर 1 को हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये वाई स्क्वायर की पावर ही जो है वो एक्स क्यू लिखी हुई है पहले, और दूसरे वाले इक्वेशन के लिए हमें वाई की वैल्यू फाइंड करना पड़ी और फिर उसका स्क्वायर भी लिखा है यहाँ, तो ओनली हमें एक्स क्यूब एज इट लिख देना है और इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो पाई इंटू में है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइन से हमने बाहर ले लिया 0 to 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर को मल्टीप्लाई होके 2 × 2 4/3 हो जाएगा dx, माइनस पाई इसमें से भी बाहर ले लेंगे, लिमिट 0 to 1, और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना होगा। और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर जितनी भी हो उसमें एक जुड़ जाता है और उतने से ही डिवाइड हो जाएगी, पावर सेम ये होती है अपान में, लिमिट 0 to 1 माइनस पाई, इसमें इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 4/4 कर देंगे, लिमिट 0 to 1 कर दिया। अब ये पाई इंटू ये सॉल्व कर लेंगे तो x की पावर जोड़ के कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, अपान में भी 7/3 और लिमिट 0 to 1 माइनस पाई, और इसमें भी हम अपर अभी ऐसे लिखा रहने दें x पावर 4/4 लिमिट 0 to 1। तो इसमें क्या करें आप, अपर लिमिट क्या तो कांस्टेंट को बाहर भी लिख सकते हैं, और ये डबल अपान में है तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई और 7 का डिवाइड हो जाएगा, पाई एज इट लिख दिया। फिर x बचा जिसकी पावर पहले में 7/3 है, फिर माइनस है, फिर x की वैल्यू लोअर लिमिट रखना पड़ेगी, 0 की पावर भी 7/3 हो जाएगी, तो इस वाले की बात हो गई। माइनस यहाँ पर भी हम अगर ऐसे ही करने वाले हैं 4 को बाहर ले लें और x की जगह पर सिर्फ 1 रख दें, उसकी पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, तो 3π/7 1 की पावर आप कितनी करेंगे 1 ही हो जाएगा, 0 की पावर भी कितनी करेंगे 0 हो जाएगा, π/4, और ये 1 की पावर 4 करेंगे 1 माइनस 0। बस ये ध्यान रखें कि 1 की पावर इन्फिनिटी अनडिफाइन होता है और 0 की पावर 0 भी अनडिफाइन होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और है भी नहीं पावर यहाँ पर 7/3 है, उधर 4 है। तो 3π/7 और माइनस का π/4 बचा हुआ है, इसमें एलसीएम 28 हो जाएगा, तो 28 होने पर 12π हो जाएगा यहाँ पर, और ये 7π हो जाएगा, इनका डिफरेंट हमारा 5π होगा अपान में 28, और ये हमें प्रूव जो करना था वो आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।